पसंद आने का कारण 2 अंक और कविता का केंद्रीय भाव 2 अंक, ऐसा पेपर में आता है 6 अंक के लिए। या अथवा कविता का नाम दिया जाता है और अर्थ के आधार पर उसका रसास्वादन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये मुद्दे हैं रसास्वादन के। दिख रही स्क्रीन? हेलो, क्लियर दिख रही? यस सर। हाँ, तो इसमें छंद व लय के अनुसार या युक्त रचना को कविता कहते हैं। तो हम केवल 6 अंक के लिए आज रसास्वादन वो देखते हैं, और रसास्वादन मुद्दों के आधार पर ही तुम्हें लिखना है, क्योंकि अंक उस पर परफेक्ट मिलेंगे। तो कविता की पंक्तियां भी तुम्हें पाठ होनी चाहिए, पसंद के वह लिखना है, और केंद्रीय कल्पना। ठीक है, तो इसमें मुद्दे हैं। तो छंद व लय से युक्त रचना को कविता कहते हैं। कविता के पठन व श्रवण से पाठक श्रोता को आनंद की अनुभूति होती है। वह कविता के भावों के साथ उस दुनिया में पहुंच जाता है कि जहां से कविता की उत्पत्ति हुई है। यहाँ सत्य से अधिक भावों की प्रधानता होती है, जो पाठक व श्रोता को आकर्षित करती हैं। वह समृद्ध, प्रवाहमयी, लयात्मक व सटीक, एकदम फिट, उचित भाषा के कारण कविता आनंद व भावों की द्योतक कहलाती है। तो कविता के भावों के अथाह महासागर में उतरे बिना उसका रसास्वादन असंभव है। अतः यहाँ रचना के मूल भाव को समझना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। तो भावों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कविता में अधिकतर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि जिनके अन्य सरल अर्थ भी होते हैं। कभी कभी एक शब्द का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है, तो कई विरोधी भावों का प्रयोग भाव वृद्धि के लिए किया जाता है। तो ऐसे में अपेक्षित अर्थों का ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें कविता रसास्वादन के विभिन्न मुद्दे 11 मुद्दे होते हैं। शीर्षक यानी कविता के शीर्षक का वर्णन होना चाहिए। यदि संभव हो तो मुख्य रचना की चर्चा भी करनी चाहिए, जिसका अंश कविता के रूप में प्रस्तुत किया जाए। फिर रचनाकार कौन है? कविता के रचनाकार के नाम का वर्णन किया जाना चाहिए। केंद्रीय कल्पना क्या है? तो कविता की मध्यवर्ती कल्पना, अर्थात कविता किस संदर्भ में है उसकी जानकारी देनी चाहिए। और रस यानी कविता में आए रस उनके भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। अतः जिन रसों में कविता या उसकी विभिन्न पंक्तियां डूबी हुई हैं, उनका वर्णन करना चाहिए। रस में अलंकार, अलंकारों का प्रयोग कविता में चमत्कार पैदा करता है और इससे कविता के भावों में समृद्धि होती है और उसका प्रभाव बढ़ता है। अतः जिन अलंकारों का प्रयोग कविता में किया गया है उनका वर्णन किया जाना चाहिए। किस कविता में अलंकार का, रस का प्रयोग है, उसका वर्णन हो। प्रतीक विधान। अब प्रतीक विधान में कविता में विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग कर भावों को और अधिक प्रबल व रोचक बनाने का प्रयोग किया जाता है। तो अतः कविता में प्रयुक्त प्रतीकों का सूक्ष्मता से
निरीक्षण कर उनका वर्णन किया जाए, ये इस उसमें होता है। अब कल्पना क्या है? कवि की कल्पना को समझने के बाद कविता का पूर्णता आनंद प्राप्त किया जाता है। अतः कविता की कल्पना को समझना व उसकी चर्चा करना ये जरूरी होता है। पसंद की पंक्ति है, ये महत्वपूर्ण है। ये पाठक को पसंद की पंक्तियां कौन सी है? किसी को कौन सी पंक्ति पसंद आती है, किसी को कौन सी आती है, तो ये पाठक के ऊपर निर्भर है। तो प्रत्येक कविता की कुछ पंक्तियां किसी श्रोता या पाठक को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। उन पंक्तियों के साथ ही उनके पसंद आने का कारण व प्रभाव का वर्णन यहाँ किया जाना चाहिए। नंबर 9वां मुद्दा है, कविता पसंद आने का कारण क्या है? तो पाठक व श्रोता कविता को अपनी अपनी दृष्टि से उसे देखता है और उसका लुत्फ या मजा या आनंद प्राप्त करता है। तो कविता के माध्यम से कवि जिस वैचारिक आकाश में उड़ता है, उड़ान भरता है, वह हर कोई अपने अपने स्तर तक पहुंचता है। और ऐसे में प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी रुचि के आधार पर कविता के पसंद का कारणों का वर्णन करे। तो शब्द समूह देखें, कविता के आधार पर कविता के प्रभाव व लयात्मकता को बढ़ाने के लिए कवि सुंदर व श्रेष्ठ शब्दों का चयन करता है। उनका वर्णन भी यहाँ करना है शब्द समूह में। फिर उसके बाद भाषा विचार कैसे हैं, कविता की भाषा शैली कैसी है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। तो कविता को सामान्य जन तक पहुंचाने व उसे अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कवि द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं जैसे ब्रज, अवधी, राजस्थानी और मिश्रित आदि का प्रयोग किया जाता है। इसका वर्णन अपेक्षित है। तो इसके अतिरिक्त अन्य संभावित मुद्दों के द्वारा कविता का रसास्वादन किया जाता है। तो अर्थ के आधार पर और मुद्दों के आधार पर। अब तुम्हें मैंने बताया कि मुद्दों के आधार पर रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियां, पसंद आने का कारण और कविता के केंद्रीय भाव, ये पूछा जाता है 6 अंक के लिए। तो ध्यान में रखना है कि रसास्वादन कैसे करना है। अब हम देखते हैं, केवल 6 अंक के लिए सारी कविता का तुम्हें करके रखना है। यानी कोई भी कविता आई तो 6 अंक तुम्हारे कहीं भी न जाए। समझ में आ गया? हेलो? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? यस। अब हम चलते हैं अगली कविता की ओर। अब देखें, दिख रही कविता है पेड़ होने का अर्थ। पेड़ होने का अर्थ क्लियर दिख रही? हेलो? अब पेड़ कविता का रसास्वादन कीजिए मुद्दों के आधार पर। मुद्दों के आधार पर ही करके जाना है, अर्थ के आधार पर पूरे कविता का सारांश लिखना होगा। तो मुद्दों के आधार पर देखिए, पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर
संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। अब देखिए, रचना का शीर्षक है पेड़ होने का अर्थ। कविता के कवि है रचनाकार डॉक्टर मुकेश गौतम। कविता की केंद्रीय कल्पना देखिए, सब कुछ दूसरों को देकर जीवन की सार्थकता सिद्ध करना। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है, गुरु है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, वह उसे समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करना सिखाता है। और पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और उसने मानव को संस्कारशील बनाया है। तो केंद्रीय कल्पना हो गई। अब रस अलंकार क्या है? इसमें प्रतीक विधान है। अब क्या प्रतीक विधान है? कवि ने पेड़ को परोपकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए दर्शाया है। कवि ने इस तरह के महान त्यागी के लिए महर्षि दधीची की उपमा, जो राक्षसों का, दानवों का या ये करने के लिए, नष्ट करने के लिए दधीची ने अपने आप के पूरा समर्पित कर दिया और उसकी हड्डी से अस्त्र बनाया गया और वृतासुर का वध किया गया। तो इस प्रकार उसमें परोपकारिता का भाव था। इसीलिए प्रतीक विधान में लिखना है कि दधीची जैसे महान दाता, यानी दातृत्व का भाव, दान देने की प्रवृत्ति तथा संत का प्रतीक के रूप में उसे दधीची को संत की उपमा दी गई है। प्रतीक के रूप में इस सटीक उपयोग किया गया है। फिर देखिए कल्पना, देखें, पेड़ आदि काल से मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है? शिक्षक। उसका हौसला बढ़ाने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला, प्रोत्साहन देने वाला तथा समाज के प्रति उसको अपनी जिम्मेदारियां निभाने का बोध कराने वाला रहा है। उसने भारतीय संस्कृति को जीवित रखने और मनुष्य को संस्कारशील बनाने का काम किया है। ठीक है, कल्पना। अब पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव क्या है? कविता की पसंद की पंक्तियां पूछी जाती हैं। इस प्रकार राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा आगे बढ़ने का। तो कविता पसंद आने का कारण क्या है? प्रस्तुत कविता में कवि ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य को परोपकार जैसे मानवोचित गुणों की प्रेरणा दी। तो इस प्रकार रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियां, कविता की केंद्रीय कल्पना और पसंद आने का कारण। ठीक है, समझा? कविता में पूछा गया तो ध्यान में रखना है, याद रखना है। इस हो गया? हेलो? Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? हेलो? Yes. हाँ, अब हम अगली कविता देखते हैं। रसास्वादन चुनिंदा शेर तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में है। चुनिंदा शेर कविता है कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझाते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। अब देखिए, चुनिंदा शेर शीर्षक, मुद्दों के आधार पर, रचनाकार कैलाश सेंगर, केंद्रीय कल्पना क्या है? देखिए, इस कविता द्वारा सामाजिक व्यवस्था में अन्याय, अत्याचार का शिकार आदमी
और उसकी व्यथा को उजागर करना ये कवि का उद्देश्य है। हाशिए पर रहने वाले लोगों की मानसिकता, उनकी पीड़ा, यही इस कविता की केंद्रीय कल्पना है। मनुष्य मन पर होने वाले अधिक अत्याचार उसे बढ़ने या बदले या बदलाव के लिए प्रेरित करता है। कवि का भावुक तथा संवेदनशील मन इस बदलाव का इंतजार करता है, राह देखता है। रस अलंकार और अन्य, ये उर्दू कविता का गजल नामक लोकप्रिय काव्य प्रकार है। प्रतीक विधान देखिए। इस कविता में सर्वहारा यानी सभी इसका प्रतिनिधित्व करने वाला, जो शोषित है, पीड़ित है। उपेक्षित यानी जिसकी उपेक्षा की गई है, वर्ग के जीवन के प्रति विडंबना यानी दुर्दशा का स्वर है। यथार्थता यानी वास्तविकता, विवशता यानी मजबूरी, विरोधाभास के विधान श्रमजीवी वर्ग की व्यथा स्पष्ट करते हैं। समझ में आ गया? प्रतीक विधान। कल्पना देखें। सामान्य मनुष्य की उपेक्षा और उस पर होने वाले अन्याय की कल्पना करते हुए उसे नए प्रतिमानों के आधार पर कहते हैं। अब देखिए पसंद की पंक्तियां, ये महत्वपूर्ण है। पसंद की पंक्तियां। अब पसंद की पंक्तियां क्या है? इसमें लाशें भी मिला करती हैं, इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी को खंगाल तो लेते, सफाई तो करते। खंगाल का मतलब समझ रहे? बना ली? Yes, sir. तो ये पंक्तियां मुझे पसंद है क्योंकि इन पंक्तियों से हमारी मानसिकता का विरोधाभास स्पष्ट होता है। साथ ही साथ नदी की सिर्फ पूजा न करते हुए उस नदी की सफाई करने की पेशकश, उसकी देखभाल करने की प्रेरणा यहाँ पर कवि कैलाश सेंगर जी देते हैं। ठीक है, पसंद आने का कारण कविता की पंक्तियां याद रखना है। अब कविता पसंद आने का कारण क्या है? तो यहाँ पर यह कविता मुझे इसलिए पसंद आ गई क्योंकि इस कविता द्वारा कवि ने सामान्य जनजीवन की वेदना को व्यक्त किया है और यही वेदना सहने की क्षमता समाप्त होने पर क्रांति का जन्म होने का इशारा भी दिया है। यानी सहन करने की क्षमता ज्यादा हो किसी की तो कुछ नहीं होता, फिर वह क्रांति होती है, उठाव होता है और लोगों से ही आ जाता है। यदि हमारी सरकार या गवर्नमेंट किसी के लिए कुछ नहीं करती, जो दबे कुचले हैं, जो असहाय जीवन जीते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, तो उसी से ही वो उफान आ जाता है और बदलाव की स्थिति निर्माण हो जाती है, क्रांति हो जाती है और शोषित वर्ग जो है वह उसका उद्रेक हो जाता है। तो कवि यही वेदना सहने की क्षमता समाप्त होने पर क्रांति का जन्म होने का इशारा भी दिया है और कवि इस कविता से एक नए समाज का निर्माण करता है। तो शब्द समूह देखिए। शेरों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कवि ने सुंदर और श्रेष्ठ उर्दू शब्दों का चयन किया है और चित्र शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। भाषा विचार, उर्दू भाषा के शब्द ज्यादा है। ठीक है? हेलो? Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। यानी ये 6 कविता करके रखना है मुद्दों के आधार पर, यानी तुम्हारे 6 अंक इसमें परफेक्ट हो जाएंगे।
ओके, तो पेट कविता हो गई, चुनिंदा शेर हो गया, बराबर। अब देखिए वृंद के दोहे, कविता का शीर्षक है वृंद के दोहे। अब कविता के आधार पर रसास्वादन कीजिए या मुद्दों के आधार पर रसास्वादन कीजिए। तो तुम इसका भावार्थ भी लिख सकते हो या अब मुद्दों के आधार पर कहे तो मुद्दे लिख सकते हो। तो शीर्षक है वृंद के दोहे, रीतिकालीन काव्य पर आधारित दोहों को वृंद के दोहे ये शीर्षक के रूप में रसास्वादन किया गया है। तो वृंद सत्सई संग्रह से लिया गया है, यानी ऐसे भी लिख सकते हो या शीर्षक भी लिख सकते हो। अब देखिए इसमें है रचनाकार, चुनिंदा शेर का पीडीएफ ले लिया ना मनाली? यस। हाँ, तो प्रस्तुत पंक्तियां दोहे के रचनाकार है कवि वृंद। रचनाकार का नाम पूछते हैं, शीर्षक तो ऊपर ही आएगा, इसके मुद्दों के आधार पर ये कीजिए। कविता की केंद्रीय कल्पना देखिए, कवि वृंद के दोहों की केंद्रीय कल्पना ये है कि मनुष्य के प्रति व्यावहारिक अनुभवों से परिचित होना चाहिए तथा जीवन में चाहे कितनी ही विकट परिस्थितियां क्यों ना आए, यानी कठिन परिस्थिति, तो हमें जीवन के प्रति सकारात्मक उम्मीद या आशा बनाए रखनी चाहिए। यही सच्चाई का मार्ग भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने की लालसा में चादर के बाहर पैर नहीं निकालना चाहिए। यानी मनुष्य की अधिक की चाहत होती है, वह हद से ज्यादा में अपने पास का भी धन ज्यादा खर्च कर देता है। तो हमें अपने इसके अनुसार, वृंद दरबारी कवि रहे हैं, तो दरबारी कवि होने के कारण क्या है, एक राजा को सलाह मशवरा उन्होंने दिया कि जितनी हैसियत है उसी के अनुसार अपना काम करे, नहीं तो क्या हो जाएगी, दुख की स्थिति आ जाएगी। समझ रहे हैं ना? हेलो, यस सर। अब रस और कल्पना देखिए, तो वृंद के दोहों में कल्पना की बात कही जाए तो उनके इस दोहों में स्पष्ट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। अनुप्रास अलंकार 11वीं में तुमने पढ़ा होगा, तरनी तनुजा तट तमाल, त की आवृत्ति, किसी इसमें न की आवृत्ति, किसी में ल की आवृत्ति बार बार हो तो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है, मात्रिक छंद के अनुसार भी कंठ को ज्यादा तकलीफ देनी पड़ती है, इसीलिए साइन मार्क 2 का ये है। तो पहले इसमें या मात्रा का भी इसमें प्रभाव है, 13 और 11 मात्रा। तो देखिए अनुप्रास अलंकार त की आवृत्ति है, इसमें नैना देत बताय, नैना देत त है, बताय त है, सब ही यानी हृदय, को हेत अहेत यानी हेत यानी हित, अहेत यानी अनहित बुरा, ठीक है। जैसे निर्मल आरसी, आरसी का मतलब है निर्मल यानी स्वच्छ, आरसी यानी आईना, भली बुरी कही देत,
यानी कवि वृंद जी ने अपनी कल्पना के अनुसार बताना चाहा है कि आंखें ही वह माध्यम है, वह उपकरण है जो सभी उचित और अनुचित बातों को व्यक्त कर देती है। अर्थात हृदय के अच्छे बुरे सभी भावों को व्यक्त कर देती है, जिस प्रकार आईना व्यक्ति की अच्छाई और बुराई का बयान कर देता है। जब व्यक्ति सामने आता है तो आंखें जब वो बोलता है तो वो सच्चाई उसकी हमारे सामने वो प्रस्तुत हो जाती है। ठीक है, समझा? हेलो। Yes, sir. अब पसंद की पंक्तियां देखें। तथा प्रभाव अपनी पहुंच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले इसमें हित अहित देखा। आरसी आईना हमारी क्या बातें बता देती है? तो अपनी पहुंच का मतलब है क्षमता, विचारी के यानी सोच विचार करके, कर्तव्य यानी कर्तव्य या कार्य, दौर यानी चक्कर या फेरा, और तेते पाव पसारिए यानी ये मुहावरा है। तो जितनी हमारी हैसियत है उसी के अनुसार कार्य करे। जेती लांबी सौर यानी जितनी लंबी, सौर यानी चादर, जेती यानी जितनी हमारी चादर है, रजाई है, लिहाफ है, उतने ही पैर पसारिए या ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर सामर्थ्य के अनुसार काम करना, अपनी स्थिति देखकर कार्य करना। तो यहाँ पर एक राजा को सलाह मशवरा वो देते हैं कि जितनी तुम्हारी चादर है उतने ही पाव पसारिए। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है। ये कविता मुझे, पंक्तियां मुझे बेहद पसंद है, ऐसा लिखना है। ओके, हेलो। Yes, sir. हाँ, अब कविता पसंद आने का कारण क्या है? तो इसमें है मुझे कविता इसलिए पसंद आई है क्योंकि इस दोहे में जीवन की वास्तविकता या सच्चाई का बयान किया गया है, जो हमें हमारे सपनों और अभिलाषों यानी इच्छाओं चाह को सीमित और उपलब्ध साधनों द्वारा, जो भी हमारे साधन है उसी के द्वारा पूरा करने की सीख या सलाह देते हैं। तो पारिवारिक समारोह हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, सैर सपाटा हो, पिकनिक हो आदि पर अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार या शादी ब्याह के अवसर पर आर्थिक क्षमता के आधार पर खर्च करना उचित है। किसी से कर्ज लेकर किए गए खर्च से व्यक्ति ऋणी तो बन जाता है, लेकिन साथ ही समाज में हंसी का पात्र बनकर रह जाता है। तो हमें यहाँ पर कवि वृंद जी ने ये कहा कि हमें अपना पाव उतना ही पसारिए जितनी हमारी लंबी चादर हो। इस प्रकार यहाँ पर विशेषता बताई गई है। तो राजा को सलाह मशवरा देने वाले दरबारी कवि के रूप में कवि वृंद जी को कहा जाता है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु की विशेषता दर्शानी है, उसकी समानता गुण में बढ़ी हुई है, किसी अन्य वस्तुओं से व्यक्ति से की जाती है, तो वह उपमा अलंकार होता है। तो उपरोक्त पंक्ति में अपनी पहुंच बिचारी के उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ओके,
हेलो, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? हेलो, Yes. अब देखें, आगे देखें, दिख रही स्क्रीन? Yes. आवाज क्यों ऐसी आ रही है? हेलो, Yes, sir. हाँ, अब देखें, कछु कहीं नीच न छोड़िए, भलो न वाको संग। अब मुद्दों के आधार पर जितना पूछे उतना ही लिखे, ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक है? तो ये वृंद के दोहे की पंक्ति है, रस है इसमें, दोनों इसमें। कछु कहीं नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उचरी बिगारो अंग। यानी यहाँ पर क्या है, नीच व्यक्ति का हमें संगत नहीं है, उसके साथ रहना नहीं है, वाको यानी उसके, क्योंकि ये यदि कीचड़ में पत्थर डाले तो वह क्या हो जाता है, अपने ही शरीर के ऊपर उड़कर आ जाता है। अपनी पौज बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए तेते लंबी दौर। इसमें शांत भाव और उपमा अलंकार का भी प्रयोग है, शांत रस। देखिए अलंकार, जो खर्चे तो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। इस दोहे की पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है, जितना खर्च करोगे उतना ही मिलेगा, ठीक है, ज्यादा। तो तेते पाव पसारिए जेती लांबी सोर, दोहे की पंक्ति में उपमा अलंकार है। ही को हेत अहेत, देत अहेत देत में अनुप्रास अलंकार है। प्रतीक विधान देखिए, दोहे में धन खर्च करने पर ही बढ़ता है, आके सच झूठ का बयान कर देती है। चादर के अनुसार पैर पसारिए, सद्गुणों के कारण आदर मिलना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति की संगत अथवा उससे उलझने से दोष खुद को मिलता है। आदि दोहे में प्रतीक विधान का बहुत ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया गया है। शब्द समूह देखें, वृंद के दोहे में ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और दोहों में तुकांत शब्द दौर, सौर, कही, होई, देत, लेत, गात, पात आदि का प्रयोग किया गया है और दोहे की भाषा सहज, सरल और सुगम तथा बोधात्मक है, ठीक है? हेलो, वृंद के दोहे Yes, sir. ले लो स्क्रीन शॉट। हो गया? Yes. अब देखिए, तो चुनिंदा शेर हो गया, ये दिख रहे हैं स्क्रीन? Yes, sir. अब ये है गुरुबानी कविता। गुरुबानी कविता को लिखा है कवि गुरु नानक, रचनाकार का नाम। कविता की केंद्रीय कल्पना देखिए, प्रस्तुत दोहों में पदों में गुरु के महत्व और ईश्वर की महिमा तथा प्रभु का नाम स्मरण करने से ईश्वर प्राप्ति की बात कही गई है। रस अलंकार देखें पंक्ति में, गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलिया नील पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलंत जीती। अब देखिए यहाँ पर कवि ने
बताया है कि गगन ही थाल है, सूर्य और चंद्रमा ही दीपक है, और तारका मंडल मोती है। मलिया नील ही धूप गंध है, और जंगल की समस्त वनस्पतियां है फूल है। इसलिए इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पसंद की पंक्तियां, प्रतीक विधान देखें। प्रस्तुत कविता में कवि ने गुरु का चिंतन न करने वाले तथा अपने आप को ही ज्ञानी समझने वाले, पहले ही जो उनका पद है उसमें बताया गया है। तो ज्ञानी समझने वालों को बिना संरक्षक यानी रक्षक ही नहीं, उसका रक्षण करने वाले है ही नहीं, तो संरक्षक वाले व्यक्ति कहा गया है। इसके लिए कवि ने निर्जन स्थान पर उगी हुई तिल्ली के पौधे का प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया है। प्रतीक विधान, तिल्ली के पौधे जहां कहीं भी निकल आते हैं, उग आते हैं, उसे तिल्ली के पौधे की उपमा दी गई है कि वहां प्रतीक विधान है। समझा? Yes, sir. कल्पना देखें। जीवन में गुरु का महत्व, कर्म की महानता तथा प्रभु के नाम स्मरण ही प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। अब इसमें देखें, गुरु क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा, ज्ञानदान करेगा, और गुरु के दिए हुए मार्ग पर शिष्य क्या करेगा? मार्गक्रमण करेगा, कर्म करेगा। वह निष्काम वृत्ति, पूजा जैसी चर्या नहीं। ठीक है, तो ज्ञान योग और मनोयोग यानी मन को मन के द्वारा साधना, और ज्ञानी योग, मनोयोग और कर्म योग यानी पूजा जैसी चर्या उसमें नहीं, और मनोयोग यानी मन के द्वारा मन को साधना, एकाग्र करना, प्रभु के नाम स्मरण ही प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। और उसे बिना किसी आघात का नाद सुनाई देता है तो उसे परम परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति संभव हो जाती है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति है। तो कवि गुरु नानक जी ने ज्ञान मार्गी शाखा के हैं, निर्गुण निराकार के हैं, जो साक्षात में नहीं, और ऐसे उन्होंने मार्ग का ये किया और संप्रदाय की स्थापना की, सिख, और फिर वह उन्होंने हमें सलाह मशवरा इस कविता के माध्यम से दिया है। फिर देखें पसंद की पंक्तियां क्या है। अब पसंद की पंक्तियां इस प्रकार है कि ऊपरी नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड जीव सुए अंदर खेत, यानी खेत के अंदर क्या है, बिना बोए या कुछ किए वो निकल आते हैं। खेते अंदर छूटिया कऊ नानक सौना, नाह यानी नाथ, यानी उसको काटने वाले कई लोग होते हैं। फली अही यानी फलती हुई और फूली हुई वह दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वो खोखला होता है, स्वा पोला, कुछ भी दाने उसके अंदर भीतर नहीं दिखाई देते हैं। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने गुरु का महत्व न समझने और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, और ज्ञानी समझने वाले को तिल्ली के पौधे की उपमा दी, और मरुस्थल में पाई जाने वाली तिल्ली की फली में मिलने वाली राख, स्वा यानी राख कहा गया है, जो बहुत ही सटीक और उचित और यथार्थ बात है। ठीक है, हेलो। Yes, sir.
कविता पसंद आने का कारण देखें, गुरु नानक ने इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसका ऊपर का भावार्थ, जो लोग गुरु को महत्व नहीं देते और अपने आप को एक ज्ञानी श्रेष्ठ मानते हैं, ये उसका अहंकार है। तो गुरु नानक जी ऐसे लोगों की तुलना उस तिल के पौधे से करते हैं कि जो किसी निर्जन स्थान पर अपने आप उग आता है और उसको खाद पानी देने वाला कोई भी नहीं होता है। तो इसलिए उस पौधे का विकास नहीं हो पाता, उचित उसको खाद पानी नहीं मिला, तो उसकी तीली में फली में कुछ भी नहीं होगा और उसमें राख मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि खाद पानी ही नहीं दिया, उसका रक्षक ही कोई नहीं। तो जिसका कोई रक्षक नहीं उसे कोई भी काट कर लेकर जाता है। तो ऐसे पौधे में फूल भी लगते हैं और फल भी लगती है, पर फली के अंदर दाने नहीं पड़ते, उसमें गंदगी और राख के अलावा और कुछ भी नहीं होता। वैसी ही हालात बिना गुरु के मनुष्य की होती है और ऐसे लोगों का मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। ठीक है, और ऐसे लोगों को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अब देखिए शब्द चयन पंजाबी, गुरु नानक जी की सिख संप्रदाय के हैं। पंजाबी, मुल्तानी, फारसी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी शब्द समाहित है और गेयात्मक शैली में यह कविता लिखी गई है, यानी वे अपने पद गाते थे। और भाषा विचार देखे, हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया, अपनी बात को सहज सरल भाषा के द्वारा समझाने में आप सिद्धहस्त रहे हैं। ठीक है, हेलो, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो और 2 मिनट रुको, मैं आता हूं। अब देखें, पहली कविता नवनिर्माण, दिख रही स्क्रीन? यस सर। तो नवनिर्माण कविता के अंतर्गत कवि त्रिलोचन
कवि कौन है? त्रिलोचन। तो नवनिर्माण यानी नवसृजन करना चाहते हैं, समाज की स्थिति में बदलाव लाने का प्रयास इस कविता के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। तो कविता में क्या है, क्या विषमता है, क्या अत्याचार है, क्या अन्याय है, हम इस कविता में देखते हैं। तो रचना का शीर्षक देखे, नवनिर्माण, रचनाकार त्रिलोचन, मूल नाम वासुदेव सिंह। अब कविता की केंद्रीय कल्पना देखें। प्रस्तुत कविता में संघर्ष करने, अत्याचार, विषमता तथा निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया गया है तथा समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं मानवता की स्थापना की बात कही गई है। तो स्त्री पुरुष समान रूप से कार्य करेंगे, सहयोग करेंगे, तभी स्वस्थ समाज का नवनिर्माण होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा कि जिसमें समता रहेगी, समरसता रहेगी, भाईचारा रहेगा, मानवता पनपेगी। इस प्रकार की और कोई किसी के इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसे स्वस्थ समाज की स्थापना करने का विचार, ख्याल कवि का हमें दिखाई देता है। प्रतीक विधान देखिए। कविता में विश्वास और प्रेरणा की मात्रा दर्शाने के लिए आकाश तथा नर नारी द्वारा नए समाज की रचना करने का कठिन कार्य करने के लिए कांटों के ताज लेने जैसे प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, कल्पना देखें। दबे कुचले लोग यानी जो असहाय हैं, जिसके लिए हमारे समाज के तथाकथित वर्ग ने उनके लिए कुछ प्रयास ही नहीं किया, हमारी सरकार ने, हमारी शासन ने उसके उत्थान के लिए कुछ प्रयास नहीं किया, तो दबे कुचले लोगों के प्रति आशावाद एवं उत्थान के स्वर बुलंद करना, उत्थान के स्वर बुलंद करना। फिर साथ पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव। कविता की पसंद की पंक्तियां इस प्रकार है। देखिए, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि यानी सफलता के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। देखो, सफलता जिन्होंने पाई है, हासिल किया है, वह कठिनाइयों को कटीले डगर पर चले, कई मुसीबतों को सहा और तभी तो जाकर उनको मंजिल मिली, लक्ष्य मिला। पथ है, मार्ग है, रास्ता है तो मुश्किलें है, कांटे हैं, इसको पार करना होगा, तभी तो मंजिल मिलेगी। और जो ऊंचाई के स्थान पर बैठता है तो उसको अपना इतिहास नए जनरेशन के सामने वो बताएगा, तो उसे प्रेरणा मिलेगी, कुछ राह मिलेगी। समझ रहे हैं ना? हेलो। तो कविता पसंद आने का कारण देखे, प्रस्तुत पंक्तियों में यही बात कही गई कि एक बार अपने लक्ष्य को निर्धारण कर लेने के बाद मनुष्य को
हर समय उसको पूरा करने के काम में जी जान से लग जाना चाहिए, या फिर मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मुसीबतें क्यों ना आए, उन्हें सहते हुए निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। और एक न एक दिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलकर ही रहती है। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के आदर्श बन जाते हैं और लोग उनका गुणगान करते हैं और उनसे प्रेरणा मिलती है। ठीक है, समझ में आ गई नवनिर्माण कविता? यस सर। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये हो गई नवनिर्माण कविता। अब तुम्हें देखना है कि जो विशेष अध्ययन में कौन सी कविता है? कनुप्रिया। कनुप्रिया। तो कनुप्रिया पर भी रसास्वादन के लिए पूछा जाता है, जा सकता है। तो कनुप्रिया का भी हमें रसास्वादन ध्यान में रखने की अत्यंत आवश्यकता है। स्क्रीन दिख रही बराबर? हेलो? यस सर। हाँ, अब देखिए इसमें धर्मवीर भारती जी ने लिखा है कनुप्रिया, आधुनिक तरीके से लिखा है। और ये अंधा योग उन्होंने जो काव्य लिखा, तो ये उतना सफल नहीं हो पाया। और फिर आधुनिक तरीके से कनुप्रिया को हमारे सामने, छात्रों के सामने रखा। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है, लेकिन राधा क्या है, कनु को संबोधित करते हुए अपने दिल की बात व्यक्त करती है। जो लम्हे, जो पल उसे उनके साथ गुजारे थे, लेकिन उसे छोड़कर वह जाना, यह इस धरती पर रहने के लिए नहीं आए थे। तो राधा ऐसी कहती है कि मेरे साथ जो भी पल गुजारे, तन्मयता के क्षण, जो लम्हे, पल, और तो फिर कोई भी, अब हम उदाहरण के तौर पर देखें तो कई छात्र पढ़ाई करते हैं और साथ साथ चलते हैं, लेकिन किसी को पीछे छोड़ देते हैं, उसका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और वह आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे ही कनु प्रिया, यानी कनु की प्रिया, कृष्ण की प्रिया राधा ऐसी कहती हैं कि हे कनु, तुमने मेरे जिस्म का उपयोग किया है, इन सोने जैसे शरीर का तुमने इस्तेमाल किया और मेरा इस्तेमाल करके मेरे जिस्म पर पैर रखकर तुम आगे निकल गए। तुम्हें जाना था, तुम निकल गए। किसी का उपयोग करके सफलता हासिल करते हैं। और इसीलिए जो युद्ध हुआ हस्तिनापुर में, तो उसका कारण यही है कि उसे महाभारत का नायक बनना था। तो उन्होंने राधा का कभी विचार ही नहीं किया और वे नायक बने। तो उसी केंद्रीय कल्पना को यहाँ पर लिया गया है, एक संक्षेप में। ठीक है, समझ में आ गया?
हेलो। यस सर। तो अब देखिए, तो ऐसा किसी का उपयोग करके, आज तो ऐसा ही चल रहा है, किसी का इस्तेमाल करके, साधन का प्रयोग करके आगे बढ़ते हैं, निकल जाते हैं और सफलता हासिल करते हैं। तो वह ऐसी अपनी दिल की बातों को, मन की बातों को, कि कृष्ण तुम्हारे मेरा उपयोग करके तुमने सफलता हासिल की, तुम्हें नायक बनना था, बन गए, लेकिन मेरा क्या, इस प्रकार। तो कविता की केंद्रीय कल्पना देखें, इसमें, इस कविता में राधा और कृष्ण के तन्मयता के क्षणों के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण को महाभारत का युद्ध का महानायक के रूप में तोला गया, तुलना की गई। राधा कृष्ण के वर्तमान रूप से चकित है, राधा कृष्ण के वर्तमान रूप से चकित है कि आज क्या वर्तमान क्या है, तो उनके नायकत्व के रूप से अपरिचित है। उसने कभी बताया नहीं कि मैं जाने वाला हूं छोड़कर, कि ये तुम्हारा उपयोग करके, कभी बताया नहीं। तो नायकत्व रूप से वो अपरिचित है, और उसे तो कृष्ण अपनी तन्मयता के क्षणों में केवल प्रणय की बातें, प्रेम की बातें करते दिखाई देते हैं, ये इसमें हमें दिखता है। अब प्रतीक विधान देखे, राधा कनु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर, साध्य यानी, साध्य यानी लक्ष्य प्राप्त करना, तुमने जो हासिल किया, तो मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर एक साधन माना है। साधन यानी हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, सफलता हासिल करने के लिए हम गुरु का सहारा लेते हैं, किताबों का सहारा लेते हैं, जल्दी पहुंचना है लक्ष्य तक तो गाड़ी का सहारा लेते हैं। तो उसी तरह तुमने मेरे जिस्म का, तुमने क्या किया, इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, शरीर को साधन माना। ऐसी कौन कहती है, यहाँ पर राधा कहती है कृष्ण को। कनु उपस्थित नहीं है, लेकिन अपने दिल की बातों को वहां पर वो प्रस्तुत करती है। तो लीला क्षेत्र यानी जो क्रीड़ा भूमि प्रणय की, समझ रहे हैं ना मनाली। यस सर। तो लीला क्षेत्र जो है, अब यहाँ पर जो उन्होंने नदी के किनारे, यमुना के किनारे, वृंदावन में, या गोवर्धन पर्वत के यहाँ कई ऐसे जगह पर जो लीला क्षेत्र है, जो क्रीड़ा क्षेत्र है, जो तन्मयता के क्षण गुजारे हैं, और युद्ध क्षेत्र को जोड़ने के लिए तुमने क्या किया, एक सेतु, सेतु यानी क्या, पुल, यहां पर प्रतीक है। तो वह पुल किससे बनता है, लोहे से बनता है, ठीक है, लोहा सीमेंट लगता है। तो तुमने मेरे इस सोने जैसे शरीर का प्रयोग, साधन का उपयोग किया, एक प्रतीक का प्रयोग किया गया है, ठीक है, पुल के माध्यम से इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जाना, ठीक है ना। और जो पुल है, ब्रिज है, दो पहाड़ियों के छोर के नीचे लंबी दूरी तय करने के लिए तुमने क्या किया, मेरा साधन के रूप में तुमने इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। ऐसी कौन कहती है, राधा कहती है, कनु प्रिया कहती है, कनु की प्रिया यानी राधा कनु से कहती है, ठीक है। अब देखिए, यस। कल्पना देखें यहाँ पर, तो प्रस्तुत काव्य रचना में राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि है। तो कृष्ण के प्रेम और महाभारत के युद्ध में कृष्ण की भूमिका और
कृष्ण की भूमिका को अवचेतन मन वाली राधा के दृष्टिकोण से चित्रित किया। अवचेतन मन चेतन मन की राधा से वो क्या करती है, पूछती है। ठीक है, दो मन है, अवचेतन और चेतन मन। ठीक है, अब यहां पर देखें, पसंद की पंक्तियां देखें, तथा प्रभाव। दुख क्यों करती हैं पगली, क्या हुआ जो कनु के वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ, यानी तुम्हारे तन्मयता के क्षणों से वो पूरी तरह से अनभिज्ञ है, अनजान है, अपरिचित है, अनभिज्ञ है। तो उदास क्यों होती हो, यानी यहाँ पर वो कहते हैं कवि, उदास क्यों होती हो, ना समझ है कि इस भीड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिवर्तित है। अब देखो, युद्ध के इसमें जा रही है सेना द्वारिका की। कृष्ण ने बनाई जो द्वारका नगरी, और नारायणी सेना, पता है ना, नारायणी सेना कृष्ण के पास में थी। और स्वयं वो किससे लड़े थे, मोनाली? सेना किसको दी थी अपनी, नारायणी? दुर्योधन को दिया था ना, दुर्योधन पहले पहुंचा था। हेलो? यस सर। और स्वयं किसकी ओर से लड़े, पांडवों की ओर से लड़े, है ना। जहां अधर्म की बात है, तो धर्म की बात कौन करते हैं, कृष्ण करते हैं। अब तुम्हें इतना प्रताड़ित किया, इतना जंगल की धूल छानने के लिए कहा ये मर जाए, इनका पूरा क्षीण हो जाए, लाक्षागृह को जला दिया, इनको मारने की साजिश रची। ये अधर्म ही था। ये जंगल में घूमते फिरे, कहीं मर जाए, और इसकी प्रॉपर्टी पूरी जमीन जुमला सब हमारे इस पर हो जाए। इस प्रकार की मंशा थी ना कौरवों की। हेलो? यस सर। हाँ, तो अब क्या है, दुर्योधन पहले गया तो नारायणी सेना दी गई। अब नारायणी सेना हस्तिनापुर के युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि पर जाने के लिए निकली है। अब जा रही है। अब क्या है, सेना कैसी होती है, उन्मत्त होती है, उफान होती है। शत्रु जो भी रास्ते में आए उसको क्या करेंगे, मारेंगे कि बचकर निकलेंगे? जो रास्ते में आएगा वो जानते हैं क्या ये कौन है? हेलो? जानते हैं, पहचानते हैं क्या, पहचान कौन? नहीं। तो ये सेना राधा को पहचानेंगी? हेलो? नहीं। नहीं पहचानेगी। तुम कौन हो? अब कृष्ण है क्या वहां पर? नहीं है। तो इसीलिए ये सेना, उन्मत्त सेना जा रही है, कहां से, जहां इन्होंने क्रीड़ा करी, जहां पर प्रणय के क्षण है, जहां पर तन्मयता के क्षण है, जो इन्होंने गुजारे, जो आम्र वृक्ष पर बैठे, कदम्बिनी के पेड़ पर, जो यमुना के तट पर क्रीड़ाएं की, है ना। तो अब ये उससे मिलने के लिए वहां जाती थी। कनु इंतजार करते रहता था राधा का, और उनके अधरों को वो चूमते थे, प्रणय करते थे। तो ये सारे तन्मयता के क्षण अब क्या है, पूरे अभी भूल जाओ, अब ये तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा उपयोग किया। अब ये उन्मत्त सेना है, और यदि तू उससे मिलने जा रही है रास्ते में, और इनकी मुलाकात हो जाएगी सेनाओं की,
तो तुम्हें जानते नहीं, तुम पेट की टहनी में या पेट की आड़ में ओंठ में तू क्या कर ले, अपना जिस्म अपना शरीर वो छिपा ले, नहीं तो तुम्हें भी ये क्या करेंगे, मारेंगे। कौन है, तो ये तू और तेरा प्यार नितांत अपरिवर्तित है, छूट गए हैं। गर्व कर बावरी कौन है, जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेना, यानी प्राचीन भारत की सेना का माप है। संस्कृत में शब्द है, महाभारत के रथ 21,860 रथ थे, 21,860 हाथी थे, 65,610 घुड़सवार थे और 10,09,350 पैदल सेना थी, सैनिक थे। और सेना की मनुष्य की संख्या कम से कम कितनी थी, 46,08,81,920। और घोड़ों की संख्या रथ में जुते हुए को लगाकर 26,01,562 हुई, नहीं 15,620 हुई। और पूरी 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हुई। तो देखिए, ये अक्षौहिणी सेना तुम्हें जानती नहीं, तुम कौन हो भूल जाओ, क्योंकि कनु वहां पर नहीं है, कनु तुम्हें जानता नहीं है अब यहाँ पर, और ये सैनिक जानते नहीं सेनापति। इसलिए अभी जिसके महान प्रिय के पास इतनी बड़ी अक्षौहिणी सेना हो, तो यहाँ पर इन पंक्तियों में राधा को अवचेतन मन वाली राधा क्या कर रही है, शांत बना देती है। गर्व कर बावरी कि तुम्हारे प्रिय के पास इतनी बड़ी महान अक्षौहिणी सेनाएं हैं। तो ये अवचेतन मन वाली राधा चेतन मन वाली राधा को, यानी इन पंक्तियों में क्या है, राधा को अवचेतन मन वाली राधा शांत बना देती है इस प्रकार। ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझी कविता? Yes. हाँ, अब देखें कविता पसंद आने का कारण क्या है। तो कवि ने इन पंक्तियों में राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा के द्वारा चेतना अवस्था में स्थित राधा को ये सांत्वना दिलाई है कि यदि कृष्ण युद्ध की हड़बड़ाहट में तुमसे और तुम्हारे प्यार से अब अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए, तुम्हारा उपयोग किया, वह इस दूरी को लांग गए, पार गए, और इसीलिए तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, वो केवल तुम्हारे प्रेमी के पास ही है ना। इस तरह से यहाँ पर उसका वर्णन यानी मुद्दों के आधार पर किया गया है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, और 6 अंक, ये 6 अंक के लिए ये सारे रसास्वादन के ये तुम्हें क्या करना है, करके रखना है। समझ में आ गया? हेलो। Yes, sir. तो पेपर में पूछा गया था, कनु तुम्हें पेपर में आया था, तो रचनाकार का नाम ध्यान में रखना, पसंद की पंक्तियां, पसंद आने का कारण, कविता का केंद्रीय कल्पना या केंद्रीय भाव। ठीक है, तो 6 अंक तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। ओके। Yes, sir. हाँ, अब मुझे बताइए कि अब तुम्हें क्या चाहिए। अब क्या समझ में नहीं आया वो बताइए।
अलंकार साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान हो गया, Yes. मुहावरे हो गए, वाक्य शुद्धिकरण हो गया, अब व्यावहारिक हिंदी का 10 अंक के लिए पूछा जाता है कि कविता का कराओ कि व्यावहारिक हिंदी के ही कराओ। हेलो मनाली, व्यवहारिक हिंदी। व्यावहारिक हिंदी। अब देखिए, हम देखते हैं ब्लॉग लेखन। दिख रहा है ब्लॉग लेखन, ये Yes. नोट्स है। इसको लिखा है प्रवीण परदापुरकर। प्रवीण बरदापुर का 1955 में जन्म हुआ, गुलबर्गा में। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। राजनीतिक क्षेत्र में गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित है। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया। आपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी सादी, रोचक और संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषताएं है। अब ब्लॉग क्या है, ये विधा क्या है और उनकी प्रमुख कृतियों के नाम भी दिए हैं। तो प्रवीण बरदापुरकर एक सामान्य ऐसे परिस्थिति से निकले हुए और उन्होंने, उनके माता पिता ने उनको अच्छी तरह से परवरिश की, उनको मौका नहीं दिया मारने का, कुछ कहने का, और उन्होंने पत्रकारिता का क्षेत्र चुना। और उस समय ये मीडिया वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था और उन्होंने स्वयं पत्रकारिता का क्षेत्र जब चुना तो मराठी में वो पहले लिखते थे, उसके बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। तो वे स्वयं कहते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे लोग संपादक, एडिटर या कई ऐसे लोग होते हैं और उनमें इनका स्थान वे तलाशना चाहते थे, ढूंढना चाहते थे कि उसे भी ऐसा लगता था कि मैं भी इस क्षेत्र में प्रसिद्धि पालूं या कुछ करूं। और मन में तमन्ना और इच्छा हो तो मंजिल मिली जाती है और सफलता हासिल हो जाती है। तो इन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे पत्रकारिता का संपादन कार्य भी किया और संपादन कार्य करने के साथ साथ इन्होंने कई ऐसे मराठी में लेख भी लिखे और अपना सफलता इन्होंने हासिल की। नागपुर में पत्रकारिता मराठी में संपादन कार्य, उनकी पत्नी, वहां से उन मुलाकात हो गई,
20-22 साल वहां पर कई साल उन्होंने रहे और इनकी पत्नी भी पत्रकारिता थी और इंग्लिश के संदर्भ में उन्हें जानकारी भी प्राप्त हुई और इंग्लिश के शब्द भी इन्होंने ढूंढना, डिक्शनरी में ढूंढना, मोबाइल में ढूंढना, तो ऐसे ज्ञान का दायरा इनका बढ़ता गया और धीरे धीरे इन्होंने हिंदी में, अंग्रेजी में और मराठी में इन्होंने ब्लॉग लिखना शुरू किया। ये 2002 के बाद अभी ब्लॉग लेखन इन्होंने 12-13 से शुरुआत की, कई ब्लॉग लिखे। तो देखिए हम उस पर जाते नहीं डिटेल में। विधा है आलेख। वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान हुआ। आलेख क्या होता है? आलेख का तात्पर्य तुम्हें पूछा गया पेपर में अगस्त सितंबर के, इसमें 4 अंक के लिए ब्लॉग लेखन पर पूछा गया था और हमने जो पेड होने का अर्थ अभी जो हमने देखा, रसास्वादन का पेड होने का अर्थ आया था और गुरु निष्ठा और भक्ति भाव अर्थ के आधार पर कथन करने के लिए आया था। ठीक है, गुरुबानी का रसास्वाद अथवा में आता है। तो आलेख क्या है, किसे कहते हैं? और आलेख एक गद्य विधा है जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कहते हैं। तो वैचारिक अर्थात जहां हमारे विचारों की प्रधानता है, नीति विचारों की प्रधानता हो, वह आलेख कहलाता है। और इस रचना में तथ्यात्मकता, विश्लेषणात्मक तथा विचारात्मक स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात को रखने की दुनिया के सामने रख सकता है। हम देखते हैं कि आलेख के मुख्य 2 अंग होते हैं, भूमिका, और ये इसका प्रमुख अंग है, और द्वितीय महत्वपूर्ण अंग है विषय का प्रतिपादन। तो हमने विषय के प्रतिपादन में विषय का क्रमिक विकास, तारतम्यता, उसमें तादात्म्य और क्रमबद्धता यानी क्रम जोड़ने का ध्यान रखा जाता है। तो अंत में तुलनात्मक विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ब्लॉग लिखते समय विषय का चयन, उस पर ब्लॉग लिखते समय क्या क्या जानकारी आएगी, उसका ज्ञान क्रमबद्ध रूप में लिखना है। और जब क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे तो उसकी कड़ियां जोड़ना है, अनावश्यक जो कड़ी है उसको निकाल देना है और क्रमबद्ध तारतम्यता उसमें देखते हुए हमें उसको ब्लॉग के इसमें प्रस्तुत करना है। तो देखिए निष्कर्ष निकालना है। आलेख ने वर्तमान समय में अपना स्थान बनाया। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति और समसामयिक स्थितियों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं ताकि पाठक से रुचिपूर्वक पढ़ सके। तो आप सभी जान गए होंगे कि आलेख किसे कहते हैं। ये छोटी सी विधा है और इसे गद्य के रूप में लिखा जाता है। अब देखें ब्लॉग लेखन क्या होता है। कुछ बातें तुम्हारे इसमें नहीं है, तो ब्लॉग, ब्लॉगिंग और ब्लॉगर कैसे करना है ये तुम्हें लिखकर लिखा हुआ है। तो ब्लॉग लेखन क्या होता है? आप सभी के मन में ये प्रश्न उठता है कि वह हमारे पाठ में क्यों रखा गया, इसकी क्या उपयोगिता है। हम लोग देखते हैं कि आजकल हर कोई मोबाइल, कंप्यूटर, टैब, सेल फोन इनका उपयोग करने लगा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति हो, हर कोई इसके उपयोग में माहिर है। अभी छोटे छोटे बच्चे भी माहिर है।
मैं तो कहूंगा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे इसके बिना जीवन है ही नहीं। तो फिर हम इतने आगे बढ़ चुके हैं तो हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम चाहिए, या फिर हम एक प्लेटफॉर्म कहेंगे कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों को रख सकते हैं। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग की खोज कैसी हुई 2002 के बाद, तो ब्लॉग लेखन के लिए कौन कौन से हमारे अंदर गुण होने चाहिए, और ब्लॉग लेखन के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी, और ब्लॉग लिखने के फायदे क्या है, और ब्लॉग के विभिन्न प्रकार। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब देखिए ब्लॉग क्या होता है। पढ़े मनाली इस पैराग्राफ को, पढ़ेगी ना? यस। ब्लॉग, ब्लॉगिंग, ब्लॉगर, यह सब क्या होता है? ब्लॉग कैसे बनाया जाता है? अपना मत व्यक्त करने का डिजिटल माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। इसमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। व्यक्ति का तथा वेबलिंक्स का लगातार कालानुक्रमिक प्रकाशन ही ब्लॉग कहलाता है। ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट है। ब्लॉग को अकेला व्यक्ति या किसी समूह द्वारा लिखा जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव शेयर करने के मामले में ब्लॉग एक ऑनलाइन डायरी है। यहाँ पर लोग ऑनलाइन अपने व्यक्तिगत विचार किसी विषय विशेष पर प्रकाशित करते हैं। यह जानकारी प्राइवेट भी रखी जा सकती है या फिर इसे सार्वजनिक भी कर सकते हैं। इसमें शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, अर्थात ब्लॉग ऑनलाइन खुली किताब होती है जिसके द्वारा लेखक या कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है, या कहे अपने विचारों को व्यक्त करने का डिजिटल माध्यम है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कोई भी अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में पढ़ना पसंद नहीं करता है, तो हम लोग मोबाइल, टैब, सेलफोन पर सुनते हैं या कंप्यूटर, ट्विटर इन पर पढ़ना पसंद करते हैं। हमारे समझ में आ गया होगा कि ब्लॉग या हम कैसे बनाते हैं, उसे कैसे प्रसिद्ध करते हैं। तुमने फेसबुक देखा होगा, ट्विटर देखा होगा, उस पर लोग डालते हैं, बराबर। नवाब मलिक का नाम सुना होगा तुमने। रोज ट्विटर पर टाइप करके कोई न कोई नई नई जानकारी डालते थे, बराबर। लोग देखने के लिए उत्सुक रहते थे, बराबर। या फेसबुक पर देखे तो कोई लोग अपनी बारे में क्या करते हैं, प्रसिद्धि करते हैं, फेसबुक पर छपते हैं, प्रसिद्ध करते हैं, और कई लोग उनसे जुड़ते हैं, देखा है ना। तो हमें इसी प्रकार हम उसका ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉगिंग करेंगे, ब्लॉगर, ब्लॉगिंग, ये सब इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले का ले लिया? यस। अब देखिए, पढ़ो आगे। आजकल तो हम देखते हैं डिजिटल लाइब्रेरियां भी खुल गई है जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकते हैं। आजकल लेखक, पत्रकार ग्लोबल हो गए हैं। वाचक वर्ग युवा वर्ग सबसे अधिक दिखाई देता है, जिनके हाथ में हमेशा मोबाइल होता है और वे कुछ न कुछ ढूंढते ही रहते हैं। ब्लॉग तो बनाया जाता है, इसे हम गूगल से डाउनलोड भी करते हैं। ब्लॉगर जो अपने विचारों को लिखकर डालता है, जो अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे ब्लॉगर कहलाते हैं। और जो लिखा जाता है, अर्थात हमारी लिखी हुई रचना, ब्लॉगिंग कहलाती है। आप समझ गए होंगे कि ब्लॉगर और ब्लॉगिंग क्या होता है।
जो लिखकर डालता है वो ब्लॉगर, जो लिखा जाता है ब्लॉगिंग। यह सभी डिजिटल माध्यम ब्लॉग द्वारा जिस तरह से हम YouTube चैनल अपने विचार, अपने वीडियोस बनाकर जिस तरह से डालते हैं, यह एक किताब की तरह होता है जिसको हम विचारों को लिखकर डालते हैं। ब्लॉग की खोज कैसे हुई? ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी के अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेब ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया। उसके पश्चात पीटर मेयर होल्स ने सन 1999 में वेब ब्लॉग को छोटा करके ब्लॉग शब्द को प्रस्थापित कर उसे व्यवहार में लाया गया। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते ही देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। तो देखिए, ब्लॉग, ब्लॉगिंग और ब्लॉगर तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि कैसे करते और कैसे इसे प्रसिद्ध करते। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, अपनी ऑनलाइन डायरी के माध्यम से, इसे ऑनलाइन डायरी भी कहते हैं, अपनी दैनंदिनी वो करता है कि आज उसने क्या किया, क्या किया, उसको प्रसिद्ध करते हैं। तो यूट्यूब पर भी डालते हैं और जो लोग जुड़ते हैं, देखते हैं, तो उनको पैसा मिलता है। तो ये क्या है कि ब्लॉग बनाना, उसको प्रसिद्धि करना, ये एक माध्यम है। पेपर में देना, फोटो के साथ, चित्र के साथ छपवाना, तो इससे हमें अच्छी खासी आमदनी मिल जाती है, उसको व्यवहार में लाना। और जो लोग हिंदी को जानकार है, जो भाषाई ज्ञान है, वो ब्लॉग बना सकता है, लिख सकता है और अच्छी खासी राशि कमा सकता है। एक रोजगार का जरिया इसे ब्लॉग को माना जाता है। तो खोज कैसी हुई, सन दे दिए हैं। उसके बाद भारत में कब शुरू हुआ, उसको ध्यान में रखना है। यानी रिक्त स्थान भरिए या वन लाइन सेंटेंस चारों पाठों पर पूछे जाएंगे, उसको ध्यान पूर्वक क्या करना है, देखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिए? यस। अब देखें, ब्लॉग के प्रकार तुम्हारे इसमें नहीं है, किताब में, ठीक है? तो क्या प्रकार है? सिंह है? हेलो, सिंह है के रे? मनाली पढ़ो। पर्सनल ब्लॉग, ग्रुप ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग, बिजनेस ब्लॉग कैसे है, और कैसी कंपनी अपने ब्लॉग लिखकर अपनी कंपनी की जानकारी, प्रोडक्शन की जानकारी कैसे देते हैं। पर्सनल ब्लॉग क्या होता है, ग्रुप ब्लॉग क्या होता है, पढ़े। पर्सनल ब्लॉग एक ऑनलाइन डायरी है जो वेब पर प्रकाशित होती है। इस डायरी में एक व्यक्ति, समूह, संगठन नहीं, अपनी निजी बातें शेयर करते हैं। अर्थात हम अपने खुद के विचार यहाँ पर दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। जब व्यक्ति पर्सनल विचार लोगों के साथ शेयर करता है या बांटता है तो उसे पढ़ना अच्छा लगता है। वे इस विचार से ब्लॉग से जुड़ जाते हैं एवं यह व्यक्ति इसी इंतजार में होते हैं। नया कुछ लिखता है तो ब्लॉग पढ़ने के इच्छुक रहते हैं। ग्रुप ब्लॉग इस ब्लॉग में एक से अधिक लोगों द्वारा लिखा जाता है। यह ग्रुप ब्लॉग कहलाता है। यह ब्लॉग ज्यादा बड़ी संख्या में पाठकों को प्रभावित करता है। इस तरह के ब्लॉग में एक ही समय में एक से ज्यादा ब्लॉग लिखे जा सकते हैं। जैसे पर्सनल ब्लॉग में एक ही व्यक्ति अपने विचार लिखता है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप के साथ या कुछ लोग मिलकर जब इस काम को करते हैं तो यह ब्लॉग भी बहुत लोकप्रिय हो जाता है। माइक्रो ब्लॉग आप सभी ने ट्विटर का नाम सुना ही होगा। आप इसका इस्तेमाल आप सभी करते होंगे। ट्विटर अपने यूजर्स को केवल 140 कैरेक्टर्स लिखने की अनुमति देता है। इसे माइक्रो ब्लॉग कहते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग करने का कार्य माइक्रो ब्लॉगिंग कहलाता है। ट्विटर के अलावा फेसबुक की सेवा को मुहैया
कराती है। हम देखते हैं कि इसका उपयोग राजनेता, अभिनेता, लेखक, गायक आदि इस तरह के पेशेवर इसका उपयोग करते हैं। इसको पसंद करने वाले भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बिजनेस ब्लॉग। सॉफ्टवेयर कंपनी, निजी कंपनियां, व्यापारी, सरकारी संगठन अपने कर्मचारियों को अपडेट देने के लिए इस ब्लॉग का उपयोग सेवा देने के लिए करते हैं। यह ब्लॉग कर्मचारियों तक सीमित नहीं होता। व्यक्ति उसे नहीं पढ़ सकता है। इस प्रकार के ब्लॉग बिजनेस ब्लॉग कहलाते हैं। इस माध्यम से कंपनियां अपने बनाए हुए प्रोडक्ट की जानकारी शेयर करती है। इस प्रकार इसके यूजर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब यह बिजनेस भी बहुत उपयोगी है। तो समझ में आ गया पर्सनल ब्लॉग क्या है? पर्सनल ब्लॉग यानी व्यक्ति या समूह संगठन अपनी निजी जानकारी क्या करता है? पर्सनल ब्लॉग के माध्यम से वो प्रस्तुत करता है। और ग्रुप ब्लॉग यानी ग्रुप में बनाया जाता है, समूह में बनाया जाता है, उसे ग्रुप ब्लॉग कहेंगे। और माइक्रो ब्लॉग यानी अपने जो विचार है ट्विटर के माध्यम से आप इसको साझा कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो ब्लॉग कहा जाता है। और कई कैरेक्टर्स उसमें लिखने की अनुमति है, 140 के आसपास। फिर बिजनेस ब्लॉग यानी अपने बिजनेस की जानकारी बढ़ावा देने के लिए, अपने कस्टमर को करने के लिए, अपने कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए ये संस्थानों में या कई कंपनियों में ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लॉग के प्रकार ये है। ठीक है, समझा? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? यस। अब देखिए, ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण क्या चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। और ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां, प्रश्न भी है तुम्हारे पाठ के इसमें 4 अंक के लिए। ठीक है, पृष्ठ क्रमांक 96। तो पढ़े मनाली, ध्यान में रहेगा तुम्हारे। ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण। हमारे पास में बहुत विषय होने चाहिए जिससे हम लोगों के साथ बात कर सके। हमारा विपुल पठन होना चाहिए, अर्थात हमारा पठन अच्छा हो। भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। हमारी भाषा सहज और सरल प्रवाहमयी होनी चाहिए। पाठकों को जल्दी समझ में आएगी। किसी विषय से संबंधित संदर्भ या यादें यदि हो तो और रोचक बन सकता है। जिस भी व्यक्ति के बारे में लिख रहे हो उस व्यक्ति की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सहृदयता, मानवता उसकी जानकारी हो। हमारा ब्लॉग कथन शैली में हो। सरल भाषा में बात कर सकते हैं, इस तरह की भाषा होनी चाहिए। ज्यादा क्लिष्ट शब्द का प्रयोग से बचना चाहिए। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग न करें। व्यक्ति क्लिष्ट भाषा लोगों के समझ में नहीं आएगी तो लोग पढ़ने में रुचि नहीं दिखाएंगे। इसलिए पाठ में लेखक ने कुछ गुण बताए। उन्होंने उदाहरण द्वारा समझाया है। जिस तरह से संगीतकार होता है वह एक ही दिन में संगीतकार नहीं बन जाता। इसलिए धीरे धीरे यदि हम लिखते हैं तो धीरे धीरे हमारी आदत हो जाती है और हम लिखने में माहिर हो जाएंगे। जिस तरह से गायक प्रतिदिन रियाज करता है और वह एक अच्छा गायक बन जाता है, उसी तरह से जब हम धीरे धीरे लिखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप एक अच्छे ब्लॉगर बन जाएंगे। ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां। मनाली रुको। हाँ। अब अच्छे ब्लॉगर के आवश्यक गुण कौन से हैं? ब्लॉग लेखन के लिए गुण महत्वपूर्ण है। हमारा पठन अच्छा हो, किताबें अच्छी पढ़े, भाषा का ज्ञान विपुल मात्रा में हो, भारी मात्रा में हो, और हमारी भाषा में सहजता और प्रवाहमयता हो। बराबर। और इसके साथ साथ हमारी जो भी हम लिखेंगे बातें वो मनोरंजक बन जाए, अच्छी बन जाए, तो जो पाठक पढ़ेंगे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे, और उसमें सहजता की बात, सहजता, मानवता आदि जानकारी हो।
और हमारा जो भी कथन है वो कथन शैली। तो लेखक ने इसमें बताया कि हमारी भाषा क्लिष्ट न हो, यानी कठिन न हो। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? आसान होनी चाहिए, लोगों की समझ में आनी चाहिए और लोग सहज रूप से वो समझ जाए। यदि कठिन भाषा समझ में नहीं आई तो वो पढ़ने में अपना इंटरेस्ट नहीं लेंगे और पढ़ेंगे नहीं। और इसीलिए हम जो भी लिखेंगे वह अच्छा होना चाहिए, तो लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। और इतना ही नहीं, तो उदाहरण के तौर पर इन्होंने बताया कि कोई संगीतकार एक दिन में संगीतकार नहीं बनता, उसके लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। या कोई गायक हो, लता मंगेशकर हो या कोई भी हो या कोई भी खिलाड़ी हो, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, मैदान पर दौड़ना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा गाने वाले को, और एक कलाकार के रूप में वो सामने आएगा। और इस प्रकार अपने आप को जिस इसमें वो कुछ करना चाहता है, मैं ब्लॉगर हूँ और ब्लॉगर के रूप में ही मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा, वो काम करूंगा, उसके संदर्भ में लिखूंगा। तो इसीलिए कोई भी काम करने के पीछे उसकी मेहनत, उसका रंग रूप लाती है। इसीलिए हमें ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुणों की अत्यंत आवश्यकता है और ये इम्पोर्टेंट है, तुम्हें इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां। तो ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग, मानक व्याकरणिक भाषा को ध्यान में रखें। और उतना ही नहीं तो व्याकरणिक अशुद्धियां न हो और गाली गलौज, अश्लील भाषा का प्रयोग न करें। इसको कोई पढ़ेगा ही नहीं, इंटरेस्ट लेगा ही नहीं, तुम्हारे पाठक बढ़ेंगे ही नहीं। तो किसी की निंदा और नालस्ती या गलत टिप्पणी करना समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, प्रयोग ना करें, उससे बचे। फिर ऐसी भाषा पाठक को हमसे दूर ले जाती है, इसलिए ऐसी भाषा से बचना होगा। और हम जो भी बातें इसमें लिखे वो सच्चाई से रूबरू हो, ये ध्यान में रखें। तो ब्लॉग जब पाठक पढ़ता है तो ऐसा लगना चाहिए कि शायद उसके संदर्भ में ही लिखा है, उसके जीवन से ही संबंधित है। तभी वो ब्लॉग रोचक और महत्वपूर्ण बनेगा और तुम्हारे पाठक बढ़ते जाएंगे। और जितने ज्यादा पाठक होंगे वह इंतजार में रहेंगे कि इस दिन इसका ब्लॉग वो पेपर में छपकर समाचार पत्र में आता है। तो इस प्रकार वो समाचार पत्र की खपत भी होगी और इन्हें भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ठीक है। तो ब्लॉग को एक रोजगार का माध्यम बनाया गया, माना गया। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। यस। अब देखिए ब्लॉग के प्रकार दिख रहे हैं और ब्लॉग के फायदे। ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस आदि द्वारा इसका प्रचार प्रसार करता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। अब देखिए ब्लॉग लेखन से आर्थिक फायदे क्या है। कुछ बातें नहीं है तुम्हारे इसमें किताब में, लेकिन ध्यान में रखना है फायदे क्या है इसकी। अभिव्यक्ति की आजादी, अपने खुद के विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं, इसमें आपको स्वतंत्रता होती है। आपके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है और न कोई आपको ऑर्डर देने वाला होता है। आपके विचार है, आप इसे आसानी से रख सकते हैं और आप इसे लिखकर आम लोगों तक ब्लॉग के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। आप खुलकर अपने विचारों को रख सकते हैं। फेसबुक पर देखे कोई लोग अपने आप को प्रसिद्ध करते हैं, फोटो के साथ लिखते भी हैं। तो प्रसिद्धि यानी इस प्रकार का फायदा है।
पैसा कमाने का साधन। दूसरा मुद्दा, अब कुछ आपको बताना चाहेंगे कि अमित अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, जुमेदुन खान, वरुण आदि नाम ब्लॉगर है। ये हर महीने में 30 से 40 हजार डॉलर कमा लेते हैं। तो अपनी कमाई ब्लॉग के माध्यम से कर सकते हैं या फिर एक अच्छे ब्लॉगर बनकर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी लोकप्रियता है। यदि आपको समाज या राष्ट्र में लोकप्रिय बनना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात प्रभावी तरीके से पहुंचाकर आप लोकप्रिय बन सकते हैं। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी बन गए हैं कि जो अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं एवं जिन्होंने बहुत लोकप्रियता कमाई है। फिर लेखन में निखार। कई लोग लेखक की बन जाए तो जिस अभिव्यक्ति करने का या लिखना अच्छा आता है तो वह लेखक भी बन सकता है। आप ब्लॉगिंग करना शुरू कर दीजिए, इससे बढ़िया गुरु आपको नहीं मिल सकता। ब्लॉगिंग के आधार पर आप अपने पाठकों से जुड़ सकते हैं। यदि आपका लेखन अच्छा है और पाठकों को यदि पसंद आता है तो फिर पाठक हमारी और अगली प्रस्तुति का इंतजार करेंगे कि इस दिन इसका ब्लॉग आता है, वो देखने के लिए रहेगा। इस तरह से यदि हमारा लेखन अच्छा है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 5 वह फायदा है दूसरों की मदद करना। ब्लॉग लिखकर आमदनी अच्छी आएगी, कमाएंगे, तो ब्लॉग के द्वारा दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न आप सभी के मन में उठ रहा है तो मैं बताता हूं कि जरा सोचिए। मान लो आपका दोस्त है, कहीं घूमने जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है दूसरे शहर में, या कहीं पिकनिक के लिए जा रहा है, कहीं पहाड़ी छोर पर जा रहा है या शिमला मनाली जाए, उसके संदर्भ में वो जानकारी नहीं रखता है और आपको पता है कैसे जाना है, कैसे आना है, तो आप उसकी मदद भी इस ब्लॉग के जरिए कर सकते हैं, उसे जानकारी दे सकते हैं। जैसे वो गया वो वैसे वापस आने का रास्ता भी, मार्ग भी ब्लॉग में होता है। और इस प्रकार आपसे उसके बारे में जानकारी आपसे पूछेंगे, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान, वहां की संस्कृति, वहां का मौसम, वहां की वेशभूषा आदि के बारे में उसकी मदद मिलेगी और वह अपना कार्य अच्छी तरह से वह कर सकता है। ओके, हेलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? यस। अब देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि किस लिए ब्लॉग लेखन के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि अपने ब्लॉग लिखने के लिए कोई विषय लिया है तो आप उस विषय के बारे में खोज करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, नए नए टॉपिक्स ढूंढेंगे, आप अलग अलग मित्रों से मिलेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी, प्राप्त करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे और निश्चित ही नए विषय के बारे में जानकारी हो जाएगी। ब्लॉग लेखन से अधिक लाभ या फायदे होते हैं तो व्यक्ति अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकता है। अर्थात ब्लॉग के माध्यम से अपने जो भी कुछ और हमें नई जानकारी चाहिए वो ब्लॉग लेखन से हमें मिल जाती है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि हम ब्लॉग तो लिख लेंगे लेकिन हम इनका प्रचार प्रसार कैसा करें? स्वयं कर सकता है। फेसबुक अकाउंट्स, व्हाट्सएप आदि के द्वारा इसका प्रचार किया जा सकता है। यदि हमारा ब्लॉग अच्छा हो तो उसमें अच्छी विषय सामग्री, विषय अधिक रोचक होता है तो इसके लिए नियमित पाठक बन जाता है और एवं वह हमारे ब्लॉग की प्रतीक्षा में, इंतजार में रहता है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि हिंदी विषय में ब्लॉगिंग कर सकते हैं क्योंकि आजकल हिंदी और मराठी ये हमारी भाषाएं आसानी से
लोगों की समझ में आ जाती है और इन भाषाओं पर लिखे गए ब्लॉग लोग बेहद पसंद करते हैं। ठीक है, समझा? यस। हाँ, अब ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया पृष्ठ क्रमांक 99 पर है। अब देखिए क्या प्रक्रिया है। ब्लॉग तैयार करने के लिए गूगल में जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है। यदि हमारे पास में जीमेल अकाउंट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाइए, www.blogger.com खोलिए, जाइए, फिर वहां पर जाकर खोलना, और जब blog.com आएगा खोल लेते हैं तो उसके बाद क्रिएट यूर ब्लॉग पर क्लिक कीजिए और अपने जीमेल अकाउंट पासवर्ड में इन कीजिए और अकाउंट डालने के बाद टाइप कीजिए, नया पेज आता है और हम अपने ब्लॉग के लिए टाइटल शीर्षक देना होता है। वो किस नाम से तैयार होगा। यदि पहले से ही तैयार है तो आप दूसरा नाम भी डाल सकते हैं। फेसबुक पर देखिए अपना नाम नहीं लिखते, दूसरों का लिख देते हैं, डालते दूसरा ही नाम डाल देते। तो यदि आप कोई नाम डालते हैं पहले, उस नाम से यदि कोई ब्लॉग तैयार है तो हमें नया नाम डालना पड़ता है। जब हम वहां पर नाम टाइप करते हैं तो शीर्षक डाल देते हैं, तो फिर शीर्षक के पश्चात हमें ब्लॉगर एड्रेस का तैयार करना पड़ता है और इस पर जिस नाम से लिखी हुई अभिव्यक्ति अपने विचार किस नाम से प्रकाशित करेंगे वह करना पड़ता है। और इस तरह से विचार लिखकर या टाइप करके हमें अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। और यदि हम चाहे वह हम सार्वजनिक भी कर सकते हैं या उसे हम कुछ मित्र या इन विचारों को न पढ़े उन लोगों को लिख भेजे सकते हैं जिनके माध्यम से हमारे विचार कुछ लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, हेलो, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। यस। अब देखिए सभी पाठों पर आकलन कृति है 6 अंक के लिए ब्लॉग लेखन पर। ठीक है, 6 अंक के लिए पूछा जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ पर ये बनाया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 95 और 96 पेज पर कहाँ से लिया, कैसे लिया, क्या क्या है। ठीक है, हेलो। यस। दूसरा अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति का स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। यस। इसका भी ले लें, यानी ये प्रयोग के आधार पर भी तैयार हो जाएगा पूछा जाए तो। हो गया। यस। कृति नंबर 2 दूसरे परिच्छेद पर पृष्ठ क्रमांक 96, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। यस। अभिव्यक्ति ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। ऐसा भी प्रयोग के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर पूछा जा सकता है 6 अंक के लिए। हो गया। यस। ये लीजिए। ओके, यस। तो यहाँ पर तुम्हारा पूरा जितने 5 लेक्चर लेने के लिए कहा था 5 दिन वो हो गया। कविता के भी और इसके समझा दिए रहे थे, पाठों के पीडीएफ भेज दिए रहे थे, लेकिन सर ने 5 इसमें 5 दिन में खत्म करो ये नहीं हो पाया। केवल व्याकरण के लिए मैंने लिया था, लेकिन तुमको दे दिया जितना।
अब और क्या करें? और किसका चाहिए वो बोलो, मैं अभी भेज देता हूँ और एंड कर देता हूँ। और हेलो सिंह, है क्या रे? हाँ, क्या चाहिए? कुछ नहीं सर। मैं उद्घोषक, यस सर, उसका पीडीएफ भेज दो ना। ठीक है, PDF भेज देता हूँ, ठीक है। अरे एक मिनट रुको, क्योंकि तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर नहीं है। अब देखें, जल्दी 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 ये करो। हाँ, दूसरा भी है, वो मुद्दों के आधार पर है। ये इसका है, मैं उद्घोषक का, ठीक है। सूत्र संचालन हो गया, देखें। मुद्दों को ध्यान में रखना और उसमें लिखना। उत्तम मंच संचालक के गुण, ये देखो, हो गया। यस। कौन सी पूर्व तैयारी करनी है सूत्र संचालक के लिए? हो गया। यस। सूत्र संचालन के महत्वपूर्ण चरणों पर प्रकाश डालिए। हो गया। यस। देखिए, व्यावहारिक प्रयोग, ये आ सकते पेपर में, ध्यान में रखना, हिंदी दिवस, ठीक है। शहर के मौसम, संगीत महोत्सव, ले लिया PDF? यस। हाँ, हो गया। यस। हाँ, ओके। यस सर। तो आपको चाहिए तो आप बोल सकते हैं सर एक दिन का और लेक्चर लेने के लिए बोलो, और सर बोलते हैं तो मैं लेगा, और पूरा जितना भी है नोट्स, कल नोट्स डालने का ही काम करें। देखें, सर से पूछें। हाँ, यस सर। हेलो। हाँ, फिर सारे नोट्स दे दिए तो तुम्हें 100 मार्क्स का पेपर, 80 अंक का पेपर अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। चलो एंड कर